Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Mohammad Aslan Satya and I'm back with another informative lecture. So आज का जो हमारा लेक्चर है इट्स रिलेटेड टू द मैथमेटिक्स पोर्शन, स्पेसिफिकली जो हमारा क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स पोर्शन है, इवन जो हमारा नास्ट के सोशल साइंसेस के अंदर होता है, बेरिया के अंदर, एयर के अंदर, ये ऐसी सारी यूनिवर्सिटी जहाँ पे क्वांटिटेटिव का पोर्शन होता है। और अभी जो 2024 के एडमिशन चल रहे हैं उनमें से स्पेसिफिकली डीएचएस सुफा यूनिवर्सिटी कराची जो है, हमदर्द यूनिवर्सिटी कराची कैंपस जो है, जो इकरा यूनिवर्सिटी का इस्लामाबाद और कराची कैंपस है, तो उसका जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है, ये आज का लेक्चर उससे बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। उनके जिन भी डिग्री प्रोग्राम्स के अंदर आप अप्लाई करें वहाँ पे मैथमेटिक्स का पोर्शन है, तो ये क्वेश्चन उसी के ओरिएंटेड हैं, इन यूनिवर्सिटीज़ को वो टारगेट कर रहे हैं। सो आज के लेक्चर पे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल for more informative lectures and content. So without wasting any time, let's start today's lecture. तो पहले क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपको कह रहा है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर जो है वो 180 सेंटीमीटर्स है। ठीक है, मैं इसको बल्कि थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। सो 180 सेंटीमीटर जो है उसका आपके पास पेरीमीटर गिवन है। अच्छा, अब पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर जो है वो सम ऑफ साइड्स होता है, किसी भी फिगर की जो साइड्स है, ठीक है, अगर उन सब की लेंथ को ऐड अप कर दिया जाए तो वो उस फिगर का जो है पेरीमीटर बन जाता है। अब हमारे पास जो रेक्टेंगल है, हमें पता है कि रेक्टेंगल कैसा होता है। रेक्टेंगल ऐसे होता है कि उसकी लेंथ जो होती है वो उसकी विड्थ से ज्यादा होती है। ठीक है, वरना होता है वो स्क्वायर की फैमिली से, या पॉलीगॉन ही होता है, फोर साइडेड फिगर होती है। लेकिन स्क्वायर के अंदर जो उसकी चारों साइड होती हैं वो तो बराबर होती हैं। ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर ऐसा नहीं होता, बल्कि रेक्टेंगल के अंदर क्या हो रहा होता है आपके पास कि रेक्टेंगल के अंदर जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो आपस में इक्वल लेंथ की होती है, यानी ये विड्थ और ये विड्थ सेम होगी, और सिमिलरली ये विड्थ और ये विड्थ जो है ये आपस में सेम होगी। अच्छा, अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है फॉर द रेक्टेंगल, वो मैं बता देता हूँ क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। जो आपका पेरीमीटर है रेक्टेंगल का बच्चों, उसको आपने याद रखना, वो होता है 2 टाइम्स इनटू लेंथ प्लस विड्थ। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया किसी भी फिगर का अगर आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला नहीं आता तो उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। आपने सिंपली क्या करना है, उसकी लेंथ को और उसकी विड्थ को ऐड कर देना है, यानी उसकी साइड्स का सम ले लेना है। ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये विड्थ है और ये विड्थ है। ठीक है, सो अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो ये एल प्लस डब्ल्यू बन रहा है, जिसको मैं लिख सकता हूँ ना 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स विड्थ। तो इसमें से 2 जो है वो कॉमन लिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला रेक्टेंगल का बहुत फ्रीक्वेंटली जो है वो यूज हो रहा होता है इन यूनिवर्सिटीज के अंदर। लिहाजा आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर जो है दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स इनटू द सम ऑफ लेंथ प्लस विड्थ। अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 180 सेंटीमीटर्स, इट्स साइड्स आर इन द रेशो 2:3। ठीक है, अब जो साइड्स की जो रेशो है वो 2:3 है। आप ये बता दो कि जो लेंथ ऑफ द लॉन्गर साइड है वो क्या होगी। जारी बात है इसकी लेंथ बड़ी है, विड्थ छोटी है। अब 2:3 है ना, तो हम सपोज से कर लेते हैं कि विड्थ जो है वो 2x है और लेंथ जो है वो 3x है। मैंने 2:3 की वजह से इसको 2x और 3x लिया है। अगर पेपर में एग्जामिनर इस रेशो को चेंज कर देता है या कोई और सिनेरियो बनाता है तो आपने उसको उसी के मुताबिक लेना है। सो पेरीमीटर यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी, दैट इज 180। मैं उसकी जगह पे 180 पुट कर लेता हूँ। 2 आ गया, लेंथ प्लस विड्थ करूंगा, लेंथ जो है वो 3x है, विड्थ जो है वो 2x है मेरे पास। मैंने इनको ऐड किया, सो दिस विल बिकम 3 + 2 जो है दैट विल बी 5, 5x इक्वल्स टू 180। 2 5 10 हो जाएगा, x की वैल्यू जो है वो 18 आ जाएगी। सो x जो है वो मेरे पास 18 आ गया है। ठीक है जी। सो x जो है वो जो मल्टीपल x मैंने इनके साथ यूज किया था, क्यों यूज किया था? रेशो में देखिए, रेशो में जब भी क्वांटिटीज आती हैं वो डिवाइड होके आ रही होती हैं, तो कोई कॉमन नंबर था उनके बीच में जो उनका डिवाइजर जो है वो बना था। ठीक है, सो x जो है मैंने इसलिए लिया, 2x और लिया और 3x लिया। अगर लेट से सपोजिटली आपको एग्जामिनर कहता है कि 4:5 में काट रही है तो 4x और 5x आप लोगे। ठीक है, अगर आपको किसी और रेशो में बताता है तो आप वो ले लोगे। समटाइम्स एग्जामिनर जो है वो इसको एक और तरह से भी पूछता है, खैर वो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आ रहा है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। बहरहाल x जो है वो 18 आ गया। पूछ रहा क्या है आपसे? लॉन्गर साइड की लेंथ पूछ रहा है। सो लॉन्गर साइड 3x बनती है, सो 3 × 18 मैं करूंगा तो इसका आंसर जो है वो 54 सेंटीमीटर आएगा। सो द राइट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी। ठीक है जी। सो दिस वाज एन इजी क्वेश्चन। अगर यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हो चैट के अंदर। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आखिर में मैं आपके डिटेल क्वेश्चन भी ले लूंगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस क्रिएट करते हैं। एग्जामिनर जो है वो आपसे पूछ रहा है
कि आपके पास एक लेंथ है रेक्टेंगल की, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर मोर देन इट्स विड्थ एंड द पेरीमीटर इज 28 सेंटीमीटर। सिमिलर सिनेरियो है, सिमिलर सिचुएशन है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का स्टाइल जो है वो डिफरेंट है। पेरीमीटर गिवन है अगेन 28 सेंटीमीटर, यानी सम ऑफ ऑल द साइड जो है वो 28 सेंटीमीटर गिवन है। आप कहते हैं जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर ज्यादा है विड्थ से। अब ये विड्थ है, मैं ये सपोज कर लेता हूँ कि विड्थ की जो लेंथ है वो एक्स है, और ये जो साइड है, ये जो लेंथ है, लेंथ की जो लेंथ जो है वो कह रहा है विड्थ से 4 ज्यादा है, यानी 4 मोर है। सो ये जो है वो x+4 है। ये अगर x+4 है, ये x है मेरे पास, सो ये आ जाएगा पेरीमीटर आ जाएगा 2 टाइम्स इनटू लेंथ प्लस विड्थ। सो पेरीमीटर जो है दैट इज 28, 2 टाइम्स लेंथ जो है, क्योंकि विड्थ से 4 बड़ी थी तो मैंने x+4 ले ली, विड्थ को मैंने सपोज कर लिया था x। सो आगे मैं इसको सॉल्व कर लूंगा सिंपली। सो x+x आ जाएगा 2x+4, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, ये आ जाएगा 4x +8 आ जाएगा आपके पास 28 हो गया ये, ठीक है। आगे सॉल्व कर लेंगे, 8 उसमें से जाके माइनस होगा, सो यू विल बी लेफ्ट विद 4x इज इक्वल टू 20 एंड x इज इक्वल टू 5। सो x जो है वो आपके पास 5 आ गया। अब पूछ रहा आपसे क्या है, आपसे उसने एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा है। अच्छा अब देखो x तो जो है वो मैंने विड्थ सपोज की थी ना, लेंथ उससे 4 बड़ी थी, जब लेंथ उससे 4 बड़ी थी तो लेंथ बन जाएगी इसकी 5+4, ठीक है, क्योंकि x4 आया है। सो लेंथ होगी 9, विड्थ जो है मेरे पास x आई थी दैट वाज 5। अब एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, खैर फार्मूला शीट में शेयर कर दूंगा आप सबके साथ, उसके अंदर ये सारी जो बेसिक फार्मूला जिससे रेलिवेंट क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे मैंने हैंड रिटन इसलिए लिख के दे दिए हैं ताकि आपको इशू ही ना आए, ठीक है। सो एरिया जो होता है ना, लेंथ इनटू विड्थ होता है रेक्टेंगल का। सो लेंथ यहाँ पे आई थी मेरे पास 9 और विड्थ आई थी 5, सो 9 5 इज 45, सो दैट इज वाई इसका आंसर जो है वो 45 है। तो एक बात फिर बता रहा हूँ, रिपीटेडली बता रहा हूँ कि जो आपका पेरीमीटर से रिलेटेड चीजें हैं उसका रेलेवेंट क्वेश्चन 1 से 2 कम से कम पेपर के अंदर होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के टोटल क्वेश्चन कितने हैं मैथमेटिक्स के, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के 15 to 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोगों के पास एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन पेरीमीटर ओरिएंटेड जो है वो क्वेश्चन जो है वो हो सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो परसेंटेजेस का बहुत फेवरेट है, एग्जामिनर जो है परसेंटेजेस को बहुत दफा और बहुत ज्यादा जो है वो पूछते हैं, ठीक है। जो आपके परसेंटेज से रेलिवेंट चीजें होती हैं, ठीक है। समटाइम्स वो कहेगा कि एक चीज पे इतना परसेंटेज डिस्काउंट दे दिया, नई वैल्यू बता दो क्या है। समटाइम्स वो बताएगा कि एक चीज इतनी थी उस पर इतने परसेंट प्रॉफिट अर्न किया, तो बता दो कि अब उसका अब उसकी सेलिंग प्राइस क्या है, या एक चीज इतने की बेची है और उस पर प्रॉफिट इतने परसेंट अर्न किया था तो बता दो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, ठीक है। या फिर ये बता दे, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि जी एक चीज पहले इतने की थी अब उसकी प्राइस बढ़ाकर इतनी कर दी है, तो ये बता दो आप ये बता दो कि आपके पास जो है वो आपने ये बताना है कि आपके पास जो है नई जो वैल्यू बढ़ी है वो कितने परसेंट जो है उसकी वैल्यू के अंदर इंक्रीज आया है, ठीक है। सो परसेंटेजेस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। सो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन मैं आपको बड़ी एक सिंपल सी टिप देता हूं, और वो टिप ये है कि अगर आपने किसी भी नंबर की परसेंटेज निकालनी है, आप सिंपली उसको उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। सो द इजिएस्ट वे टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ अ स्पेसिफिक नंबर इज टू मल्टीप्लाई इट विद द विद द परसेंटेज, ठीक है। आपने उस नंबर को सिंपली जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है जी। ये बात समझ आ गई। सो होगा हमारे पास क्या कि हमारे पास जो है एक मैन इज सेलिंग, खैर क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं फिर बता देता हूँ जो मैं बात कर रहा था बीच में, ठीक है। वो ये थी कि अगर लेट से मैंने 2000 का 5% निकालना है, सो 2000 का अगर मैंने 5% निकालना है तो मैं सिंपली उसको 5% से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। सो 2000 को मैंने 5% से मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। सो मेरे पास अगर 2000 का मैंने 5% निकालना है तो मैं क्या करूंगा, उसको 5% से सिंपली मल्टीप्लाई करवा दूंगा। अब परसेंटेज खत्म करने के लिए चीज को हमेशा 100 से डिवाइड करेंगे, ये 2 जीरो इन 2 जीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे, 5 2 इज 10, साथ में एक जीरो आ जाएगा, 100 आ जाएगा। सो पता ये चला कि 2000 का जो 5% है दैट इज 100। सो बच्चों ये बात आपने पेपर में याद रखनी है, इस टिप को आपने याद रखना है कि जब भी पेपर में एग्जामिनर आपसे किसी एक नंबर की स्पेसिफिक परसेंटेज पूछ रहा होगा तो आपने करना क्या है कि उस नंबर को आपने उसी परसेंटेज से सिंपली क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। सो ये एक टिप जो है आपने पेपर के अंदर याद रखनी है।
बड़ा इजी और कन्वीनियंट वे मैंने आपको बताया कि अगर आपने किसी भी नंबर की एक स्पेसिफिक परसेंटेज निकालनी है तो आप क्या करोगे, उसको उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करा दोगे और बाद में परसेंटेज खत्म करने के लिए 100 से डिवाइड करके सिंप्लीफाई करोगे, आपके पास वो स्पेसिफिक परसेंटेज आ जाती है। ठीक है जी। अच्छा, समटाइम्स एग्जामिनर आपको इस तरीके के भी क्वेश्चन देता है कि जी एक चीज थी, लेट से वो पहले थी 1000 रुपीज की, मैं कहता हूँ कि जी उसकी उसकी जो प्राइस है वो बढ़ गई, और अब जो है उसकी प्राइस बढ़ने के बाद लेट से न्यू प्राइस जो है वो उसकी हो गई है 1500 रुपीज। ठीक है, एक चीज पहले 1000 रुपए की थी, 1000 रुपीज की थी, उसकी प्राइस बढ़ के 1500 रुपीज हो गई है। एग्जामिनर अक्सर आपसे ये पूछ रहा होता है कि आप इस तरीके से भी क्वेश्चन परसेंटेज का आ सकता है कि आप ये बता दो कि परसेंटेज इंक्रीज जो है वो कितना परसेंट हुआ है। ठीक है, अब उस केस में आपने क्या करना है। खैर ये सब चीजें रेलिवेंट जो फॉर्मूला शीट में साथ अपलोड कर दूंगा उसके अंदर है। ठीक है, लेकिन मैं आपको तरीका बता देता हूँ। देखो उसमें आपने क्या करना है कि जो आपकी न्यू वैल्यू है उसमें से आपने माइनस करना है ओल्ड वैल्यू को, डिवाइड करना है आपने आपकी ओल्ड वैल्यू इंटू 100। ठीक है, देखें इंक्रीज या डिक्रीज आपके ओल्ड वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू के मुताबिक आ रहा होता है। देखो ना, मैं कहूँ कि मेरे पास पहले 2 लाख रुपए थे, बाद में बढ़ के वो 3 लाख रुपए हो गए, तो बाद में मैं कहता हूँ अमाउंट 3 लाख होगी, तो अब मैं 2 लाख के मुताबिक चेक करूंगा कि वो अमाउंट बढ़ी है या घटी है। सिमिलरली अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास पहले 2 लाख रुपए थे, बाद में मेरे पास 1 लाख रुपए हो गए, तो अब मैं जाहिर बात है इसी 2 लाख के रेलिवेंट ही देखूंगा उसको कि उसमें इंक्रीज आया या डिक्रीज आया है। तो जब भी आपने परसेंटेज इंक्रीज निकालनी हो तो परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप न्यू वैल्यू में से ओल्ड वैल्यू को माइनस करोगे, डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू करोगे, इनटू आप जो है वो 100 कर दोगे। ठीक है, सो न्यू वैल्यू इज 1500 माइनस ओल्ड वैल्यू जो है वो 1000 हो जाएगी उसमें से, डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू हो जाएगी इनटू 100 हो जाएगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, ऊपर 500 आ जाएगा। ठीक है, नीचे जो है वो 1000 आ जाएगा, इंटू 100 आ जाएगा। आप सिंपली उसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपके पास पता ये चलेगा कि आंसर 50 आया, तो आप ये कहोगे कि परसेंटेज इंक्रीज जो है वो 50% आया है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो एग्जामिनर हमेशा परसेंटेजेस से रेलिवेंट पूछते हैं। बहरहाल इन यूनिवर्सिटीज के अंदर परसेंटेजेस से रेलिवेंट सवाल हमेशा होता है और एग्जामिनर्स का फेवरेट रहा है, वो इसको इसको एडअप करते हैं। अब आते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ, जो यहाँ पे क्वेश्चन था। ठीक है जी। सो इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपको कह रहा है, ठीक है, लेट मी क्लियर अप सम स्पेस। सो एग्जामिनर आपको कह रहा है कि अ मैन सेल्स अ कार फॉर रुपीज 15 लाख विद अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है जी, एक बंदे ने गाड़ी बेची है, ठीक है, और उसको प्रॉफिट जो हुआ है वो 20% का उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ है। आपको एग्जामिनर कह रहा है कि ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द कार कितनी थी। देखो एक बात याद रखना, सेलिंग प्राइस या सेल प्राइस वो होती है जिसपे हम उस चीज को बेचते हैं। तो सेल प्राइस बच्चों हमेशा याद रखना वो होती है बराबर आपकी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट के। ठीक है, या लॉस के, समटाइम्स लॉस में से चीज जो है वो माइनस हो रही होती है, उस टाइम जो है वो आप घाटे में जा रहे होते हो। ठीक है, बहरहाल अभी तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेलिंग प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करने से आती है। अब मुझे नहीं पता कि उसने कितने की गाड़ी बाय की थी, ओरिजिनल कॉस्ट जो थी गाड़ी की, जो कॉस्ट प्राइस थी वो क्या थी, मैं उसको सपोज कर लेता हूँ कि वो एक्स थी। ठीक है, अब उसको प्रॉफिट कितना हुआ है, मैं इसको ब्लू में मार्क कर रहा हूँ, प्रॉफिट उसको हुआ है 20% का, यानी एक्स का 20% उसको प्रॉफिट हुआ है, यानी 20% ऑफ एक्स उसको प्रॉफिट हुआ है। मैंने आपको बताया किसी भी नंबर की आपने स्पेसिफिक परसेंटेज निकालनी है, आप उसको उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करा दो। तो जब मैं एक्स को 20% से मल्टीप्लाई कराऊंगा और नेक्स्ट स्टेप में परसेंटेज का साइन खत्म करने के लिए 100 से डिवाइड करूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये साइन जो है ना ये परसेंटेज का खत्म हुआ है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे नीचे 100 आया है। ठीक है, 12 कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, मैं 100 से डिवाइड करूंगा, जीरो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.2। अगर 2 10 से डिवाइड होगा या सिंगल डिजिट नंबर 10 से डिवाइड होगा तो एक पॉइंट यानी पॉइंट के साथ वो 1 डिजिट मूव करेगा, तो ये 0.2 ऑफ एक्स हो जाएगा। तो लेट से कि गाड़ी एक्स रुपीज की बाय की थी, उसमें प्रॉफिट 20% था, परसेंटेज को वापस एक्स की फॉर्म में मैंने नंबर में कन्वर्ट किया क्योंकि 20% था, तो 20/100 करूंगा मैं साथ मल्टीप्लाई, तो दिस विल बिकम 0.2 ऑफ एक्स। ठीक है जी। सेलिंग प्राइस मेरे पास गिवन है, सेल प्राइस गिवन है, बेची है उसने 1500,000 की, यानी 15 लाख रुपए की गाड़ी उसने बेची है। अब मैं एक्स में जब 0.2 ऐड करूंगा तो दिस विल बिकम 1.2 ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 15 लाख पड़ा हुआ था। अब फिर अगेन बात आ जाती है इसको सिंप्लीफाई करने की, इसको भी सिंप्लीफाई करने का कोई ज्यादा मुश्किल तरीकाकार नहीं है। आप क्या करोगे, इस पॉइंट को जब खत्म करोगे तो नीचे 1 आएगा और साथ आप जीरो लगा दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसका एक जो जीरो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि 10 से वो चीज मल्टीप्लाई होगी तो एक जीरो जो है इसका बढ़ जाएगा। बाद में आप इसको 12 से डिवाइड कर लोगे सिंपली। ठीक है, वो भी कोई इतना मुश्किल चीज नहीं है।
उसको डिवाइड करने का तरीकाकार क्या है आपके पास, कि आप क्या करोगे, 12 वन सा 12 आ गया, ठीक है, 12 वन सा आपके पास जो है वो 12 आया, 12 वन सा 12 आ गया, ठीक है। 15 में से 12 गया तो क्या बचा मेरे पास, 15 में से 12 मेरे पास गया तो 3 बचा। अब मैं क्या करूंगा, इस 3 और 0 को मैं कंबाइन कर लूंगा, 3 और 0 कंबाइन होंगे तो 30 बन जाएगा। 12 टू सा 24 होता है। सो अब आगे नेक्स्ट स्टेप में मैंने 2 से डिवाइड किया, सो 12 टू सा इज 24, ठीक है। 6 बचा, 6 और 0, अगला 0 मिलके मेरे पास हो जाएगा 60, और 12 फाइव जा जो है वो 60 होता है मेरे पास, ठीक है। सो आगे जो है मेरे पास इससे रिमेनिंग जो है जो जीरोस जो बच गए थे वो मैं आपके पास ले लूंगा, ठीक है, और एक जीरो इसमें से कम हो जाएगा क्योंकि हमने डिवाइड किया है। सो पता ये चला कि गाड़ी उसने 12,50,000 की ली थी। ये विदाउट कैलकुलेटर डिवाइड करने का तरीकाकार मैं फिर बता देता हूं ताकि किसी तरह की कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे, ठीक है जी। अब यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे ये हुआ था कि मैंने क्या किया कि पहले मैंने 12 वन सा 12 किया, 15 में से 12 गया, 3 बचा, 3 और 0 को, नेक्स्ट 0 को मैंने कंबाइन कर दिया उसके साथ, ठीक है, मैं ब्लैक में कर रहा हूँ, नेक्स्ट 0 को मैंने उसके साथ कंबाइन कर लिया। जब 3 और 0 कंबाइन हुए वो 30 बन जाएगा, सही है। सो 12 टू सा इज 24, सो 30 में से 24 गया, आपके पास 6 बचा, नेक्स्ट 0 के साथ आप उसको जोड़ लोगे, 6 0 इज 60, सो 12 फाइव जा 60 हुआ, मैंने 5 से किया, कंप्लीटली हो गया। आगे मेरे पास ये जो 4 जीरोस थे वो अनलेफ्ट थे, वो साथ मैंने अटैच कर लिए, तो मेरे पास ये 12,50,000 रुपीज जो है वो आगे जब जीरोस आना शुरू हो जाते हैं नंबर में तो उनको आप एज इट इज उठा लिया करो, वो जो जीरोस बचे हुए होते हैं उनको एज इट इज अपने वो जो डिवाइड करके टर्म आ रही होती है उसके साथ अटैच कर लिया करो। सो दिस इज अ टेक्निक या शॉर्टकट तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन एक मेथड है जो कि आपने याद रखना है डिवाइड करते हुए। खैर मैंने थोड़ी सी रिगरस कैलकुलेशंस डाली हुई हैं, मोरलेस पेपर में इससे थोड़ी सी इजी ही होंगी, ठीक है, इसलिए कि ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। सो आई एम होपफुल कि आपका ये जो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हुआ है, क्योंकि परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा भी जो मैंने आपको इस सवाल को करने से पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाया था वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उस तरह की रेलिवेंट चीजें अक्सर पेपर के अंदर एग्जामिनर्स जो है वो आपसे पूछ रहा होता है। अच्छा, बहुत फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर्स का, इस तरह के पेपर्स के अंदर ऐसा सवाल अक्सर एग्जामिनर्स पूछते हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूज होके जो है वो इस क्वेश्चन को जो है वो क्या कर देते हैं, वो लोग गलत कर देते हैं। कहते हैं टू पीपल आर वर्किंग टूगेदर एंड कैन कंप्लीट अ टास्क इन 6 आवर्स, ठीक है जी। अब ये बताओ, इफ वन टेक्स 10 आवर्स अलोन, अच्छा दोनों मिलके जब काम करते हैं तो दे टेक 6 आवर्स, इफ वन टेक्स 10 आवर्स वर्किंग अलोन, अगर एक बंदा अकेला उनमें से काम करते हुए 10 आवर्स लेता है, तो ये बता दो कि अगर दूसरा कर रहा होता अकेला तो वो कितना करता, क्योंकि हाउ लॉन्ग विल द अदर टेक अलोन। सो ऐसे क्वेश्चन में टाइम का जब भी आप रेसिप्रोकल लोगे, इसके लिए एक टिप ये है याद रखना कि आपने टाइम को जो है वो रेसिप्रोकेट कर देना है। जब भी आप उसको रेसिप्रोकेट करोगे, ठीक है, रेसिप्रोकल करोगे आप उसका, तो वो आपके पास रेट बन जाएगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क बन जाएगा, ठीक है। अब लेट से इसमें एक बंदा जो है ही इज ए, दूसरा बंदा बी है, ए और बी मिलके जब काम करते हैं तो टोटल टाइम वो ले रहे हैं 10 आवर्स, सॉरी, तो टोटल टाइम वो ले रहे हैं 6 आवर्स, ठीक है। सो पेपर में था कि वो क्वेश्चन में था कि दे आर टेकिंग 6 आवर्स। सो दोनों जब मिलके काम कर रहे हैं तो वो 6 आवर्स ले रहे हैं। अब रेट ऑफ डूइंग वर्क अगर दोनों का कंबाइन किया जाए, ठीक है, तो वो रेट रेट बनता है कि टाइम टेकन बाय ए को भी मैं रेसिप्रोकेट कर लूं प्लस टाइम टेकन बाय बी को भी मैं रेसिप्रोकेट कर लूं और इसको भी रेसिप्रोकेट कर लूं, तो ये रेट बन जाएगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क बन जाएगा। तो मैंने क्या बताया कि जो आपके पास गिवन टाइम होता है आप उसका रेसिप्रोकल ले लो, तो आपके पास वो रेट ऑफ डूइंग वर्क बन जाता है। अब अकेला जो ए है वो 10 आवर्स लेता है काम करने के लिए, ठीक है, ए टेक्स 10 आवर्स टू कंप्लीट द टास्क। अब ए का जो टाइम है डैट इज 10 आवर्स, मैंने इसकी जगह पे 10 प्लग इन कर लिया। दूसरा कितना टाइम लेगा, सिंपली इसका एलसीएम ले लेंगे, 1/10 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। सो आई विल बी लेफ्ट विद 1/b इज इक्वल टू 1/6। जब मैं 1/10 को ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन लेके जाऊंगा, एलसीएम लूंगा, 10 × 6 16 का एलसीएम आएगा, ठीक है, और इसको मिलेगा 10, इसको मिलेगा 6, 10 वन जा 10, 6 वन जा 6, सो ऊपर आ गया 4, नीचे आ जाएगा मेरे पास 60। जब आप इसको कैंसिल करोगे, सो 4 वन जा, ठीक है, 4 आएगा, 2 बचेगा, 2 और 0 20 हो गया, 15 हो गया। सो 1/b इज इक्वल टू 1/15, ये तो रेट ऑफ डूइंग वर्क है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो बी की वैल्यू, यानी टाइम आ जाएगा अकेला बी का, डैट इज 15 आवर्स।
फिर एक दफा ओवरव्यू दे देता हूँ इस क्वेश्चन का। जब भी आपके पास टाइम गिवन हो उसको आप रेसिप्रोकेट कर लो, आपके पास रेट ऑफ डूइंग वर्क आ जाएगा, जहां पे जो टोटल उनका या कंबाइंड काम दिया हुआ होगा ना उसने, उसको आप ऐड अप कर लेना। ठीक है, किसी एक अकेले की वैल्यू को प्लग इन कर लेना, दूसरे की वैल्यू आएगी, दोबारा वापस रेसिप्रोकेट करोगे तो टाइम आ जाएगा। मेन टिप यहाँ पे ये है कि जो टाइम आपके पास गिवन है उसको रेसिप्रोकेट करोगे तो रेट ऑफ डूइंग वर्क आ जाएगा। ये जो शॉर्टकट तो नहीं मैं इसको कहूंगा, लेकिन ये जो मेथड है, ये जो टेक्निक है, ठीक है, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करती है ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे अक्सर ऐसे क्वेश्चन जो है वो पेपर्स के अंदर जो है वो उन्होंने पूछे हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है, द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 48। तीन कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का जो सम है वो है 48। अब कंसेक्टिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद दूसरा आने वाला। अच्छा बच्चों, नंबर इवन हो या ऑड हो, कंसेक्टिवनेस के लिए उसमें टू ऐड होगा, ऑड में भी टू ही ऐड होगा। हाँ जी, ये बात याद रखिएगा। कैसे, देखो, अगर एक ऑड नंबर है 1, अगला ऑड नंबर है 3, मैंने नेक्स्ट ऑड नंबर पे जाना है तो मैं टू ही ऐड करता जाऊंगा, 5 फिर टू ऐड होगा 7, फिर टू ऐड होगा 9 एंड सो ऑन। सिमिलरली इफ आई हैव अ सीरीज ऑफ इवन नंबर्स, लेट्स से 12, 14, अब मैंने उससे अगले पे जाना है तो मैं 16 के लिए टू ऐड करूंगा, फिर मैं टू ऐड करूंगा 18। आपने ऑड कंसेक्टिव नंबर्स लाने हो या इवन कंसेक्टिव नंबर्स लाने हो, उनके अंदर टू का एडिशन हो रहा होता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पेपर के अंदर हो सकता है कि जी इवन नंबर है, ऑड नंबर है, सम होके ये हो रहा है, बता दो उनमें सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर क्या है, उनमें से पहला नंबर क्या है, दूसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर क्या है। बहरहाल कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ठीक है, इसको मैं ग्रीन में सॉल्व कर रहा हूं ताकि मिक्स ना हो, और ये मैं रब नहीं कर रहा ताकि कॉन्सेप्ट आपके पास रहे। ठीक है, सो पहला इवन नंबर लेट से एक्स है, तो उससे अगले इवन नंबर पे जाने के लिए एक्स में टू ऐड होगा। अब इसके अंदर टू ऐड करूंगा तो एक्स प्लस टू में जब मैं टू ऐड करूंगा ना बच्चों, तो जो तीसरा कंसेक्टिव इवन नंबर बनेगा वो एक्स प्लस फोर बन जाएगा। देखो ना, एक्स में टू ऐड हुआ तो ये आ गया आपका फर्स्ट इवन नंबर, ये आपका सेकंड इवन नंबर आ गया, थर्ड इवन नंबर के लिए अब इस नंबर में टू ऐड होगा, जब इसमें टू ऐड होगा तो एक्स प्लस फोर बन जाएगा, आपका थर्ड कंसेक्टिव इवन नंबर आ गया। तो इन तीनों का जो सम है, तीन कंसेक्टिव इवन नंबर्स का जो सम है दैट इज 48। ठीक है, एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर किया था तो आ रहा है आपके पास 48। गिवन है ना, पेपर में गिवन है, वो सॉरी क्वेश्चन में गिवन है कि तीनों कंसेक्टिव इवन नंबर्स का सम किया, आया 48। बताओ छोटा नंबर क्या, तो छोटा नंबर तो ये एक्स सबसे छोटा है। हम इसके लिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स प्लस एक्स ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 + 4 जब मैं करूंगा तो 6 हो जाएगा, ये आ गया मेरे पास 48। ठीक है जी, नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट मैं क्या करूंगा कि मैं जो 6 यहाँ पे ऐड हो रहा है उसको दूसरी तरफ लेके चला जाऊंगा, माइनस हो जाएगा, दूसरी तरफ आ जाएगा 42। 3 के टेबल से कैंसिल कर लेते हैं, 3 वन सा 3, 1 बचा, 1 और 2 मिलके हो गया 12, तो ये 4 आ गया। एक्स जो है वो इसमें से एक्स जो है वो क्या आ जाएगा मेरे पास, 14 आ जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड किया हमने तो हमारे पास ये 14 आ रहा है। एक्स इसमें सबसे छोटा नंबर था, इसका आंसर करेक्ट कर लो, गलती से यहाँ पे 16 मार्क हुआ है, इसका सबसे जो छोटा नंबर है यहाँ पे इनमें से वो आएगा 14। ठीक है, सो एक्स जो है वो 14 आ गया। बहरहाल जब भी इवन नंबर्स गए, ऑड नंबर्स गए, आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने सपोजिटली ये मेरा पहला इवन नंबर था तो इवन नंबर से इवन में जाने के लिए भी मैं टू ही ऐड करूंगा और ऑड पे जाने के लिए भी मैं टू ही ऐड करूंगा। ठीक है, सो जो है आप इस तरीके से लेके चलोगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो है आपके पास क्या आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास आया आया है, एरिया पूछ रहा है वो, एरिया गिवन है सर्कल का, रेडियस पूछा है। अच्छा, सर्कल से रिलेटेड दो बातें होती हैं, एक तो सर्कल का एरिया होता है, देखो बच्चों सर्कल का एरिया जो है ना वो पाई आर स्क्वायर होता है। दूसरी चीज जो है, सर्कल की चूंकि साइड्स नहीं होती तो उसका सर्कमफ्रेंस होता है, उसको आप 2 पाई आर कहते हो। अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं और मैं यहाँ से चलूँ और वापस इसी पॉइंट पे आऊँ तो ये जो सारे का सारा होगा ये मेरे पास सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा। रेडियस आपको पता है कि सर्कल का क्या होता है, उसके सेंटर से लेके बाउंड्री तक जो है वो उसका रेडियस होता है। बहरहाल कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर अगर मैं वापस आता हूँ तो मेरे पास ये क्या है कि सर्कल का रेडियस पूछ रहा है, एरिया उसने आपको कहा हुआ है।
तो कोई इशू नहीं है, ये दोनों फार्मूलाज आपको आने चाहिए, सर्कल के फार्मूलाज, स्क्वायर के, रेक्टेंगल के, ट्रायंगल के, ये बेसिक फिगर्स के फार्मूलाज एटलीस्ट आपको आने चाहिए। ठीक है, और एक ये आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल जो है वो हमेशा जो है वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास जो है वो 180 डिग्री होता है। ये एक दो बातें हैं जो आपके टेस्ट के रेलेवेंट हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स में जो आ सकती हैं। बहरहाल कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर जो आपके पास एरिया गिवन था दैट वाज 616, ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 है, आर का स्क्वायर है, इसको इससे डिवाइड करके बाद में अंडर रूट ले लेंगे, तो मेरे पास जो है इसका रेडियस आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो आप लोग इसको पूरा पूरा जो है वो कर लेना, मैंने थोड़ा सा डिफिकल्ट वैल्यू ली है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। पेपर के अंदर बहरहाल ऐसी वैल्यू होगी कि विदाउट कैलकुलेटर आप इजीली उसका स्क्वायर रूट भी ले सको और कर भी सको। बहरहाल मैं बता भी देता हूँ, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 196 आएगा आर का स्केयर, ठीक है। सो आर का जब आप अंडर रूट करोगे तो दूसरी तरफ 14 आएगा। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, इस बात को आप लोगों ने लाजमी फॉलो अप करना है। कुछ केस बता रहा हूँ, याद रखने हैं, पेपर्स में विदाउट कैलकुलेटर वाले पेपर्स में बहुत ज्यादा जो है ना हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। ये कुछ केस बड़े इंपॉर्टेंट केस जो है वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, जो कि पेपर के अंदर बहुत ज्यादा यूज होते हैं। और एक 15 का स्केयर भी कर लो, ठीक है। सो 7 का स्केयर 49, ये जुबानी याद होना चाहिए। 8 का जो है वो 64, 9 का 81, 10 का तो तुम्हें पता ही है, 10 का स्केयर 100 होता है, ये होता है 121, ये होता है 144, 13 का होता है 169, 14 का होता है 196, 16 का होता है 256 और 15 का होता है 225। ये स्केल्स तुम लोगों को टिप्स पे आने चाहिए। अगर विदाउट कैलकुलेटर तुमने सॉल्व करना है तो यूजली ओवर द पास्ट 13-14 ईयर्स, जब से मैं एंट्रेंस टेस्ट के लोगों को प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, मैंने नोटिस किया है कि ये जो स्केयर्स होते हैं, ये जब हम लोग पढ़ते थे, ठीक है, तो तब से लेके अभी तक एंट्रेंस टेस्ट के अंदर इस तरह की जो ओरिएंटेड स्केयर होते हैं वो आ रहे होते हैं। तो अगर आपको यूज ये जुबानी आते हो तो पेपर में आप किसी भी हैजल का शिकार नहीं होते, आप उसको इजीली जो है ना वो सॉल्व सॉल्व जो है वो कर लेते हो, ठीक है। सो इसलिए चूंकि मुझे इसका स्केयर आता था, अंडर रूट आता था और स्केयर आता था, डायरेक्टली मैंने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। बहरहाल ये जो स्केयर हैं राइट साइड पे जो मैंने लिखे हैं, ठीक है, ये आप लोगों को आने चाहिए, पेपर ओरिएंटेड है, ये आपको कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में होता है, खाम खा स्टूडेंट जो है ना वो कंफ्यूजन का शिकार होकर इसको खराब कर देता है। इसको थोड़ा थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन से समझेंगे आप सब। कहता है फोर्ट हैड अ प्रोविजन ऑफ फूड फॉर 150 मैन फॉर 45 डेज। एक किला है, एक फोर्ट है आर्मी की या कोई मिलिट्री फोर्ट फोर्ट है, आजकल सब मिलिट्री बेसेस होती हैं, तो वहां पे जो खाने की का जो सामान है वो 150 लोगों तक का सामान है फॉर 45 डेज, यानी उनको जो राशन जो है दैट इज सफिशिएंट इनफ फॉर 45 डेज इफ दे हैव 150 मैन देयर, ठीक है। अब कह रहा है आफ्टर 10 डेज 25 मैन लेफ्ट द फोर्ट। 10 दिनों के बाद 25 लोग किले में से चले गए। द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द रिमेनिंग फूड विल लास्ट इज, कहता है कितने दिनों तक वो रिमेनिंग फूड जो है वो लास्ट करेगी। देखो, इसके लिए सबसे पहले आपको टोटलिंग करनी पड़ती है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा पहले टोटल की तरफ जाना है। तो टोटल लोग कितने हैं, टोटल लोग जो है वो 150 हैं, और उनके कितने दिनों का खाना है, 45 दिनों का खाना है। इसका मतलब है कितनी मील्स हैं। अगर मैं मील्स की बात करूं तो 150 मैंने है, 45 डेज है, मल्टीप्लाई करूं तो टोटल मेरे पास नंबर ऑफ मील्स आ जाएंगी। सो 150 के साथ मैं 45 को मल्टीप्लाई करा लेता हूँ, 5 जीरो जीरो, 5 फाइव जा 25 का लगा, 5 2 कैरी आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 प्लस 2 करेंगे 7 आ जाएगा, क्रॉस करेंगे 0 आ गया, 4 5 जा 20 आ गया। तो जो टोटल मील्स हैं दे आर 2750 मील्स हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या हुआ, मैं इसको ग्रीन में मार्क कर रहा हूं ताकि आसानी हो जाए। आफ्टर 10 डेज 25 मैन लेफ्ट द फोर्ट। 10 दिनों के बाद 25 लोग फोर्ट से चले गए, ठीक है। 10 डेज के बाद 25 लोग फोर्ट से जो है वो जो है वो आपके पास जो है वो चले गए। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो शुरू के 10 डेज हैं, ठीक है, जो शुरू के 10 डेज हैं, हाँ ठीक कह रहे हो, यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन में इशू हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन को क्लियर कर लो। ये 6,000 बन रहा है, 6,750 बन रहा है, ठीक है। बहरहाल कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं था, विदाउट कैलकुलेटर मैं उसको कर रहा था, मैं जल्दी में जो है ना कोई मिस्टेक वहां पे कर गया। सो टोटल मील्स जो बनती हैं वो 6,750 बनती हैं। अब हुआ क्या,
शुरू के 10 दिन तो वो सारे के सारे लोग पूरे थे, यानी 150 लोग पूरे थे। तो 150 लोगों ने 10 डेज तक मील्स जब यूज की, तो 1500 मील्स जो है वो इसमें से माइनस कर लोगे आप। तो 1500 मील्स को आप जो है वो इसमें से माइनस कर लोगे। सो जब आप इसमें से 1500 मील्स को माइनस करोगे, 6750 में से 1500 मील्स को माइनस करोगे आप, तो यू विल बी लेफ्ट विथ जीरो, रह गया 5, 2 और 1 चला गया 6 में से। तो 5250 मील्स अभी भी मेरे पास रहती हैं। सो 5250 मील्स जहां पे मेरे पास अभी भी रहती हैं। ठीक है। अब लोग भी तो कम हुए ना। ठीक है। अब ये मैंने क्यों 1500 मील्स निकाली, देखो शुरू के 10 दिन में वो सारे लोग पूरे थे इन द अर्लियर 10 डेज। ठीक है। वो 150 के 150 लोगों ने खाना खाया, यानी 1500 मील जो है यूटिलाइज उसमें से की उन्होंने। अब क्या है मेरे पास कि 25 मैन जो है दे हैड लेफ्ट द फोर्ट। ठीक है। आफ्टर 10 डेज, तो पीछे कितने लोग रह गए? 150 में से 25 को माइनस करोगे तो पीछे 125 लोग रह गए। ठीक है। सो अब 125 लोग हैं जो कि इतनी नंबर ऑफ मील्स को खाएंगे। तो अब डेज जो है, जाहिर बात है चूंकि लोग कम हो गए हैं, तो डेज जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो 5250 को डिवाइड कर लो 125 से, तो आपके पास 42 जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है। 42 आंसर आ जाएगा। इसको 5 के टेबल से डिवाइड करते रहना, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। सो ये जो है 42 डेज के ऊपर चला जाएगा। सो ऐसा क्वेश्चन अक्सर पेपर में होता है। एक बात का ख्याल रखना आप लोग पेपर के अंदर, कि ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमेशा आप टोटलिंग की तरफ जाओ। मैंने आपको जो पहले क्वेश्चन करवाया ऊपर, उस क्वेश्चन के अंदर भी मैंने आपको उस क्वेश्चन के अंदर भी मैंने आपको जो रेट वाला क्वेश्चन था कि जी इतने लोग मिलके इतने दिनों में ये काम करें, तो उसके अंदर भी यही किया था। तो मैं ओवरव्यू दे देता हूँ इस क्वेश्चन का, उसके बाद क्लास जो है वो रीज्वाइन करेंगे हम लोग। ठीक है। सो 150 लोग थे, 45 डेज तक का राशन था, मल्टीप्लाई किया, टोटल नंबर ऑफ मील्स आई जो कि बंदी थी इतनी ज्यादा। 10 दिनों के बाद 25 लोग छोड़ गए, लेकिन 10 दिनों तक तो वो 150 लोग पूरे थे। सो 1500 मील्स उसमें से यूटिलाइज हुई, माइनस की, तो 5250 मील्स रह गई थी। लेकिन 25 लोग भी तो चले गए। जब 25 लोग चले गए, तो जो रिमेनिंग मील्स थी वो 150 पे डिवाइड नहीं होंगी, बल्कि 125 पे डिवाइड होंगी। तो मेरे पास 42 डेज जो है वो आंसर आ गया। सो दिस इज हाउ आप इस तरह के क्वेश्चन को जो है वो टैकल करोगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपको कह रहा है, इफ अ ट्रेन ट्रेवल्स 80 किलोमीटर पर आवर फॉर द 3 आवर्स, हाउ फार डज इट ट्रेवल? ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। वी नो दैट द स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम। सो स्पीड गिवन है 80, डिस्टेंस जो है वो हमने निकालना है। टाइम 3 घंटे के लिए लगातार वो 80 की स्पीड पे चली है। 3 8 24, साथ में जीरो आ जाएगा, 240 आ जाएगा। सो द डिस्टेंस वो ट्रेवल जो करेगी, इफ इट मूव्स इफ इट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 कंसेक्यूटिव आवर्स, तो वो 250 मीटर्स होगा। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है, अगेन पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चन है। अ लैडर, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, जो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है वो कॉन्सेप्ट यूज होता है, मैं बाद में एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अ लैडर 15 मीटर्स लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। एक वॉल है, ठीक है, और एक लैडर है। लैडर मैं ब्लू में बनाता हूँ, ये रेड में वॉल है, एक लैडर है यूं, जो उसके, ये जिसने टेक लगाई हुई है, लीन कर रही है, और ये जो लैडर है इसकी जो लेंथ है दैट इज 15 मीटर्स। ठीक हो गया। द बॉटम ऑफ द लैडर इज 9 मीटर्स अवे फ्रॉम द वॉल। अब ये वॉल से और इसके बीच में जो जहां पे डिस्टेंस है ना, ये वाला, वो 9 मीटर्स है। ये सारे का सारा डिस्टेंस 9 मीटर है। पूछ रहा है हाउ हाई अप द वॉल डज द लैडर रीच। ये पूछ रहा है कि वॉल की कितनी हाइट पे ये रीच करेगी, यानी ये चीज पूछ रहा है आपसे। सो पिथागोरस थ्योरम का यूज कर लेंगे। ठीक है। 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा होगा ना, तो पिथागोरस थ्योरम को हम यूज कर सकते हैं। वो क्या कहता था? वो कहता था हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो आपका हाइपोटेन्यूज होता है। नीचे आप इसको बेस ले लो, इसको आप एल्टीट्यूड ले लो या ऑपोजिट ले लो, आपकी मर्जी है। ठीक है। सो 15 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, बेस इज 9, 9 का स्क्वायर कर लेते हैं, परपेंडिकुलर हाइट जो हमने निकाली थी उसको मैं एक्स मान लेता हूँ। सो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। अभी मैंने बताया था ये स्केल्स याद रखने हैं, इसीलिए बताया था क्योंकि ऐसे रेलिवेंट स्केल्स आ जाते होते हैं। 9 का स्केयर 81 है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, इसमें से 81, एक्स का स्केयर आ गया। 225 में से 81 को कर लेते हैं माइनस। सो 5 में से 1 गया, 4 बचेगा, 22 में से 8 गया तो 14 बचेगा। सो 144 आ गया। अगेन
वही स्टैंडर्ड स्केयर में से बन रहा है। 12 का स्केयर 144 होता है, तो इसका अंडर रूट जो है वो 12 हो जाएगा। ठीक है। सो तो मेरे पास क्या चीज है कि इसका जो आंसर आएगा वो मेरे पास 12 मीटर्स आएगा। सो पिथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ। हाइपोटेन्यूज का स्केयर इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर है, 90 के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज ले लेना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर वो कह रहा है कि आपके पास 5 कंसेक्टिव नंबर्स की एवरेज जो है वो 31 है। ठीक है। सो मैंने एवरेज पे गौर नहीं किया था। देखो बच्चों, एवरेज कैसे लेते हैं, जितने नंबर्स होते हैं उन सबको सम करते हैं, डिवाइडेड बाय जितने नंबर्स होते हैं उस पर डिवाइड करते हैं, वो आपके पास एवरेज आ जाती है। यहाँ पे 5 नंबर थे इसलिए 5 पर डिवाइड करेंगे। कंसेक्टिव नंबर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया कि अगर एक से अगला कंसेक्टिव नंबर आएगा तो उसमें 1 का एडिशन होगा। यानी अगर फर्स्ट नंबर x है तो उससे अगला नंबर आ जाएगा x+1, उससे अगला नंबर आ जाएगा x+2, उससे अगला नंबर मेरे पास आ जाएगा x+3, उससे अगला नंबर मेरे पास आ जाएगा x+4। तो मेरे पास 5 कंसेक्टिव नंबर जो है वो पूरे हो गए। ठीक है। ये पहला है, ये दूसरा है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। सो 1 ऐड करने से अगला कंसेक्टिव नंबर बन जाता है। क्योंकि एवरेज थी, मैंने इस पर गौर नहीं किया, ये एवरेज है। सो एवरेज को आप 5 से डिवाइड करोगे, एवरेज जो है वो इनकी बन रही है 31। सो एवरेज कैसे लेते हैं, जितने नंबर है सबको सम करते हैं। मैंने सबको सम कर दिया, फर्स्ट नंबर को, सेकंड नंबर को, थर्ड को, फोर्थ को और फिफ्थ को। फिफ्थ ये बन रहा था x+4 वाला। ठीक है। सो पांचों को मैंने ऐड किया, 5 नंबर है, 5 पर डिवाइड करूंगा, एवरेज बन जाएगा। ये एवरेज का फॉर्मूला है। 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 3 15, 150 वो बनेगा। और ये आ जाएगा मेरे पास 155 आ जाएगा मेरे पास ये। और यहाँ पे मेरे पास क्या था, x+2x 3x 4x 5x आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास 5x ये हो गया। और मेरे पास आ जाएगा 1+2+3+4। सो 1 में मैं 2 ऐड करूंगा, डैट इज 3, 3 में मैं 3 ऐड करूंगा 6, और 6 में 4 ऐड हुआ 10 हो जाएगा। सो 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो 5x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, उसमें से माइनस होगा तो आ जाएगी 145। जब मैं इसको x से डिवाइड करूंगा तो ये सॉरी 5 से डिवाइड करूंगा, x की वैल्यू आ जाएगी। सो 5 1 जा 5 2 जा 10, 2 बचा और 5 9 जा 45। सो 29 आ जाएगा मेरे पास आंसर। ठीक है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज 29। एवरेज थी, अगर सम होता तो फिर आप सिंपली इनको सम करते हो। तो एवरेज लेने का क्या तरीका कार है। ठीक है। बहुत ज्यादा इससे रेलिवेंट क्वेश्चन होता है पेपर के अंदर। एवरेज करना है, जितने भी नंबर हैं सबके सबको सम कर दो, जितनी उनकी की नंबर ऑफ नंबर्स हैं। ठीक है। और एन पे उसको डिवाइड कर दो, आपके पास एवरेज आ जाएगी। सो आगे चलते हैं हम लोग। टिकट्स आर नंबर, प्रोबेबिलिटी का सवाल है। प्रोबेबिलिटी यूजली पूछी जाती है पेपर में। Tickets numbered 1 to 20 are mixed up. Then a ticket is drawn at random. What is the probability that the ticket drawn as a number which is a multiple of 3 or 5? अच्छा, अगेन इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने से पहले थोड़ी सी बेसिक्स बना देता हूं मैं इसकी। जब भी जब भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में और होगा, और यूजुअली कई दफा ये क्वेश्चन दे भी देते हैं और वाला, अगर तो और नहीं है बस सिंपल प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है। लेकिन जब भी और होगा तो और के लिए प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे कि दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी सम होगी। फिर बता रहा हूं, जब भी और होगा दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी सम होगी, और अगर उनमें कोई कॉमन प्रोबेबिलिटी होगी तो वो प्रोबेबिलिटी जो है वो माइनस होगी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं। सो प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीकाकार क्या होता है कि नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ जाएगा। तो आपके पास वो प्रोबेबिलिटी होती है उस इवेंट ई की कि नंबर ऑफ टाइम्स जो इवेंट ई अकर हुआ है वो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो आपके वहां पे थे। अब यहाँ पे बच्चों क्या है, क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अच्छा, ये तो हो गया सिंपल प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका। अच्छा, और के केस में प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालते हो आप। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकाल रहे होते हो आप। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आप कैसे निकालते हो, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी फर्स्ट इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट माइनस अगर उनके बीच में कोई कॉमन प्रोबेबिलिटी है, यानी अगर उनके सेट्स में कुछ इंटरसेक्शन बन रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी को उसमें से माइनस करते हैं। ठीक है। तो और के केस में आपने यूं प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जो होते हैं, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो उसके केस में ये जीरो होता है। ऐसे इवेंट्स को आप जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हो। क्या कहते हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हो। यानी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी से उसका ऊपर कोई जो है वो कॉमननेस या उसके ऊपर कोई असरअंदाज नहीं हो रही होती। बहरहाल कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, बेसिक्स बना दी मैंने आप लोगों की। क्वेश्चन पे वापस आते हैं, क्वेश्चन को रिवील करता हूं मैं थोड़ा सा दोबारा। ठीक है। सो
क्या है क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको कह रहा है कि आपके पास नंबर्स हैं टिकट के ऊपर 1 से लेके 20 तक। ठीक है, मान लिया 20 नंबर टोटल है 1 से लेके 20 तक, यानी जो सोल्यूशन से जो सैंपल स्पेस है सॉरी इसका, वो बनेगा 1 2 3 4 5 अप टिल नंबर टिल 20। 20 नंबर है हमारे पास। एंड देन अ टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम। एक बंदे ने रैंडमली एक टिकट निकाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट ड्रॉन एज अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 5। तो पहला इवेंट क्या है कि मल्टीपल ऑफ 3 हो। तो मल्टीपल ऑफ 3 यहाँ पे क्या क्या होंगे। सो पहले 20 नंबर्स हैं, तो उनमें जो मल्टीपल ऑफ 3 होगा बच्चों वो होगा 3 6 9 12 15 और 18 होगा। ठीक है जी। अब सेकेंड इवेंट क्या है। सेकेंड इवेंट ये है कि जो नंबर ड्रॉ किया है इट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। सो मल्टीपल ऑफ 5 इसमें क्या है, 5 है, 10 है, ठीक है, फिर इसमें 15 है, और फिर इसमें क्या है, 20 है। चार नंबर है, ऐसा ही है ना। सो 5 के मल्टीपल इसमें चार नंबर है, 5 है, 10 है, 15 है और 20 है। अच्छा, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज देख लो कि क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये तब होते हैं कि जब इनके बीच का जो इंटरसेक्शन है वो एक एम्प्टी सेट होता है, लेकिन यहाँ पे इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी एग्जिस्ट करती है। इनमें क्या क्या कॉमन है, इनमें क्या क्या कॉमन है, इन दोनों सेट्स में क्या क्या चीज इंटरसेक्ट कर रही है। 15 इनके बीच में दोनों में इंटरसेक्शन में है, तो उसमें उसमें जो है एक नंबर है 15। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर मैं निकालता हूँ, वापस मैं फार्मूले पे आ रहा हूँ, चलो मैं फार्मूला दोबारा लिख देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होती है, और के केस में ये निकाली जाती है, हमेशा याद रखना पेपर में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। ठीक है जी। वापस आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के ऊपर आते हैं। ए सेट में कितने थे, 1 2 3 4 5 6 थे, 6/20 है इसकी प्रोबेबिलिटी। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में कितने थे, बी वाले में कितने थे हमारे पास, बी वाली में मेरे पास थे चार थे, 4 थे। ठीक है, 4 नंबर हैं, 4 बाय टोटल तो 20 है ना, टोटल जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के अंदर है एलिमेंट्स हैं वो तो 20 है। अच्छा, इंटरसेक्शन इनके बीच में एक ही था, सो 1/20 उसकी प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, एकदम कटिंग नहीं कर देनी ताकि बाद में एलसीएम लेते हुए मसला ना हो। तो एकदम से ना आपने क्वेश्चन में टूटना नहीं है, थोड़ा सा देख के फिर सिंप्लीफाई करना होता है, इस तरह आपका पेपर में टाइम बच जाता है। जब मैं इनको ऐड अप करूंगा तो ये बन जाएगा 6 + 4 - 1। ठीक है, क्योंकि 20 है नीचे एलसीएम, तो सब ऊपर उसी तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो ये आ जाएगा 9/20। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है डैट इज 9/20। सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। सो प्रोबेबिलिटी का सवाल पेपर में होगा, लेकिन मैंने एक ही ऐसा थॉरली क्वेश्चन करवाया कि जिसके अंदर काफी सारे प्रोबेबिलिटी के ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। सिंपल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है, अगर और हो रहा हो तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है। ठीक है, अगर लेट से इन दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन बच्चों ना होता तो ये सेट जीरो हो जाता, तो मैं इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाती। अच्छा, वैसे भी याद रखना किसी भी इवेंट की जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो 1 हो सकती है। मैक्स प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 1 हो सकती है, और जो मिनिमम प्रोबेबिलिटी है वो किसी भी इवेंट की वो 0 हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए ये बता रहा हूँ, मैं इसलिए अगला क्वेश्चन नहीं करवा रहा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड करा रहा हूँ। क्या है, बॉक्स ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज। मेरे पास एक बॉक्स है जिसमें मेरे पास ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज हैं। अब मैं फसी उल्लाह को कहता हूँ कि फसी आप इसमें से बताओ कि आप लेमन फ्लेवर्ड कैंडी निकालने की प्रोबेबिलिटी मुझे बता दो। अरे बाबा, जब बॉक्स में ही ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज हैं तो लेमन फ्लेवर्ड तो कैंडी वहां पे निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी तो उसमें है ही नहीं, तो जीरो है। अब चाहे बॉक्स में 50 कैंडीज हो, 100 कैंडीज हो, 1000 कैंडीज हो, 0/50 वो जीरो ही रहेगा। तो मिनिमम प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की जीरो हो सकती है कि वो इवेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मैक्स प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, कैसे। अब इसी में से ओरेंज फ्लेवर्ड में से मैं सुमीत को कहता हूँ कि सुमीत ऐसा करो कि तुम यू हैव अ बॉक्स ऑफ 50 ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज एंड टेल मी द प्रोबेबिलिटी कि इसमें से जो तुम कैंडी निकालो कि क्या प्रोबेबिलिटी है वो ऑरेंज फ्लेवर्ड आएगी। अरे भैया, जब है ही उसमें 50 की 50 ऑरेंज फ्लेवर्ड है तो 50/50 1 हो जाएगा। सो मैक्स प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 1 हो सकती है, मिनिमम प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 0 हो सकती है। इसके अलावा प्रोबेबिलिटीज इन बिटवीन लाई करती हैं। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से कम नहीं हो सकती, यानी प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, और 1 से बड़ी भी नहीं हो सकती। और के केस में प्रोबेबिलिटी सम अप होती है, और उनके बीच में से कॉमन प्रोबेबिलिटी अगर हो तो वो माइनस होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको कह रहा है कि एक ट्राइंगल है जिसकी जो साइड्स हैं उनकी जो रेशियो है वो 5:6:7 है। पेरीमीटर इज 54 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, मैंने जान के वो नहीं रब किया ताकि आपके पास वो उसमें आ जाएगा, आपकी पीडीएफ में आ जाएगा। सो एक ट्राइंगल की जो साइड्स है उनकी जो रेशियो है वो 5:6:7 है। पेरीमीटर 54 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, ये पूछ रहा है। पेरीमीटर क्या है, सम ऑफ ऑल द साइड्स है। यहाँ पे फिगर क्या है, ट्राइंगल है। ठीक है, सो ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं। सो ट्राइंगल की तीनों साइड्स को सम कर रहे हैं और जो उनका पेरीमीटर आ रहा है वो 54 सेंटीमीटर आ रहा है और उनकी जो रेशो है वो 5:6:7 है। पूछ रहा आपसे क्या है, सबसे लंबी साइड की लेंथ बतानी है आपने। मैंने आपको पहले भी बताया कि सिंप्लीफिकेशन फैक्टर को एक्स सपोज कर लिया करो। ये बन जाएगा 5x प्लस 6x प्लस 7x। 5x पहली साइड, 6x दूसरी, 7x सबसे बड़ी। तीनों का सम किया तो पेरीमीटर बन रहा है 54। 54 ही गिवन था ना पेपर में, सॉरी क्वेश्चन में, हाँ 54 ही था। सिंपली सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हमारे पास जो है वहां से हम 7x को यूज करते हुए लॉन्गर साइड निकालेंगे क्योंकि 7x सबसे बड़ा है। इनको जब मैं ऐड करता हूँ 5 और 6 11, 11 और 7 18x आ जाएगा इक्वल टू 54। I'll be left with x is equal to 54/18। 54/18 करोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है जी, 3 आ जाएगा। लॉन्गेस्ट साइड 7x वाला फैक्टर अपने साथ रखती है। 7 इंटू 3 करोगे तो 21 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो 21 था। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जी यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ट्राइंगल की जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर कम है उसकी बेस से। ठीक है ना जी, वो उसकी बेस से 8 सेंटीमीटर जो उसकी हाइट है वो कम है। एरिया गिवन है 96 सेंटीमीटर, इसकी बेस क्या होगी। बच्चों फार्मूला शीट में भी मैंने दे दिया है, मैं बता भी देता हूँ। एरिया जो होगा ट्राइंगल का डैट इज 1/2 टाइम्स इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है जी। सो लेट से बेस जो है वो एक्स है। इफ बेस इज एक्स तो वो खुद ही कह रहा है कि हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर कम है, तो हाइट बन जाएगी x माइनस 8। एरिया गिवन है 96। एरिया गिवन है 96, 96 पुट कर दिया, 1/2 कांस्टेंट फैक्टर अपनी जगह पे है। बेस बन रही है x-8, सॉरी बेस बन रही है x, हाइट बन रही है x-8। दोनों को मल्टीप्लाई करा लेंगे अपनी जगह पे पुट करके। 96 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 96 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 96 मल्टीप्लाई होगा तो 92 जा हो गया मेरे पास 180। 6 2 जा 12 करूंगा मैं। ये आएगा मेरे पास 192 आएगा मेरे पास ये। 96 को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया बच्चों तो ये बन जाएगा 192। एक्स इंटू एक्स करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x आ गया। 192 का फैक्टर यहाँ पे दूसरी तरफ ले जाते हैं, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 192 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, याद रखना। एक एक्स की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, एक एक्स की वैल्यू -192 है। ठीक है, एक एक्स की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी। चाहे इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में डाल के सॉल्व करो, मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व करो, वो आप कर लोगे। ठीक है, अगर किसी को इशू हुआ तो क्लास के बाद मेरे से डिस्कस कर सकता है, मैं उसको बता दूंगा। बड़ा सिंपल सा है, क्वाड्रेटिक फार्मूला में डाला या फैक्टराइज किया, एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, एक एक्स की वैल्यू आएगी पॉजिटिव, एक एक्स की वैल्यू आएगी नेगेटिव। अरे भाई यहाँ पे एक्स जो है वो लेंथ है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना। ठीक है, एक्स यहाँ पे क्या थी, एक्स यहाँ पे हमारे पास बेस थी, वो तो एक डिस्टेंस है, तो जो पॉजिटिव एक्स है उसको आप बेस ले लेना उसमें से, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज हाउ यू विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। फिर बता देता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट को यूज किया। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ऐसे जो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर आपने स्टेटमेंट पे गौर करके चीजें बनानी होती हैं। अगर आप स्टेटमेंट के ऊपर गौर करोगे तो जो है आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है, अ मैन बॉट 4 पेन्स एंड 6 पेंसिल्स फॉर ₹50। अच्छा, लेट से एक्स रुपीज का एक पेन है और वाई रुपीज की पेंसिल है। ठीक है, एक्स का पेन है और वाई रुपीज की पेंसिल है, मैंने ये सपोज कर लिया। ठीक है जी। सो फॉर ₹50। अब उसने कितने पेन लिए हैं, उसने 4 पेन लिए हैं। 4x
प्लस कितनी पेंसिल ली हैं, 6 पेंसिल उसने बाय करी हैं, सो 6y इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। इफ अ पेन कॉस्ट ₹5 मोर देन अ पेंसिल, अगर पेन जो है ₹5 ज्यादा कॉस्ट करता है एज कंपेयर टू अ पेंसिल, सो पेंसिल वाई की थी, पेंसिल वाई की थी, सो पेंसिल के अंदर आप क्या करोगे, ठीक है, अगर ₹5 ऐड करोगे, आपके पास उतने का पेन है, सो वाई की पेंसिल थी, y प्लस 5x बन जाएगा। ठीक है जी, फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन में खुद से गिवन है एग्जामिनर की तरफ से ही कि इफ अ पेन कॉस्ट ₹5 मोर देन अ पेंसिल, अब पेंसिल ₹y की थी, y में ₹5 ऐड हुए, पेन की प्राइस आ गई, तो बता दो कि कॉस्ट क्या होगी हर एक पेंसिल की। दो इक्वेशंस बन गई, दो ही अननोन है, x और y दो अननोन है, दो इक्वेशंस बन गई। यहाँ से x की वैल्यू उठा के इसमें प्लग इन कर देते हैं, x की वैल्यू आई है मेरे पास y+5, जब यहाँ पे मैं पुट करूंगा y+5 पुट करूंगा मैं यहाँ पे, ये 6y इज इक्वल टू 50 है मेरे पास, तो ये आएगा मेरे पास, ब्रैकेट ओपन करी मैंने, 4y+20 प्लस 6y इज इक्वल टू 50 आ गया मेरे पास, 10y इज इक्वल टू 30 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। कैसे, 4y और 6y, 10y हो गया, 20 वहां जाके माइनस हो गया था, y की वैल्यू जो है वो 3 आ गई। y पेंसिल की कॉस्ट थी, पेंसिल की कॉस्ट पूछ रहा था, दैट इज y, आंसर जो है वो 3 है। पेन की कॉस्ट पूछ रहा होता तो ₹8 आनी थी, यहाँ पे पुट करके निकाल लेते, ठीक है। सो इस तरह का क्वेश्चन पेपर के अंदर आपके पास हो सकता है। बड़ा फेवरेट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर्स का, सम पूछ रहा होता है, सॉरी एजेस पूछ रहा होता है, सम दे देता है, अब्बा इतने के हैं, अम्मा इतनी ईयर्स के हैं, और फादर मदर की एज का जो है वो उसने आपको सम दिया हुआ होता है, डिफरेंस दिया हुआ होता है, क्वेश्चन पूछ रहा होता है। फिर बता रहा हूँ, स्टिक टू द स्टेटमेंट, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, स्टिक टू द स्टेटमेंट, ठीक है। सो मैं इक्वेशंस बनाऊंगा, स्टेटमेंट के अंदर से ही स्टार्ट करूंगा। द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ मदर एंड अ डॉटर इज 48 ईयर्स, ठीक है। लेट्स से मदर की एज जो है वो m है और डॉटर की एज जो है वो d है, दोनों की जो एजेस है उनका जो सम है वो गिवन है मेरे पास 48 ईयर्स। ये मदर्स एज इज 3 टाइम्स द डॉटर एज, मैं मदर्स की एज को m से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डॉटर की एज को 3 से, सॉरी d से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब उसने खुद बता दिया कि अम्मा जान जो है, मदर जो है, शी इज थ्राइस द एज ऑफ द डॉटर, 3 टाइम्स द एज ऑफ द डॉटर, 3 टाइम्स में आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 मोर होता तो 3 ऐड करते हैं, 3 टाइम्स है, थ्राइस है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो डॉटर की एज डी है, उसकी 3 टाइम्स एज बनती है मदर की। सिंपली दो रिलेशनशिप्स हमारे पास एस्टैब्लिश हो गए, दो ही अननोन्स है, इक्वेशन में पुट करके सॉल्व कर दो। सो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर ही मैं मदर की जगह पे 3D पुट कर लेता हूँ, ठीक है। सो मदर की जगह पे 3D पुट किया, जो दूसरे रिलेशनशिप से आया था, 3D में डी ऐड हुआ, 48 हो गया, 4D जो है 48 आ जाएगा, और 4 1 और 4 2 आ जाएगा, डी आ जाएगा 12 मेरे पास। सो डॉटर की एज 12 ईयर्स है, इसमें पुट कर लो, डॉटर जो है वो 12 ईयर्स की है, मदर की एज निकाल लेते हैं, 12 यहाँ पे ऐड हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो मॉम की जो एज है 48 में से 12 माइनस होगा तो 36 आ जाएगी। तो मदर इज 36 ईयर्स ओल्ड एंड डॉटर इज 12 ईयर्स ओल्ड। सो ये क्वेश्चन आ गया। सो ऐसे क्वेश्चन अक्सर होते हैं कि एक बच्चा पैदा हुआ तो उस टाइम फादर की एज इतनी थी, अब वो बच्चे और फादर की एज में इतना डिफरेंस है या इतने टाइम्स हैं एक दूसरे के, तो बता दो कि दोनों की एजेस कितनी है। सो ऐसे क्वेश्चन एजेस के अक्सर होते हैं, और भी करवाऊंगा इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में। सो ये 15 वर्कर्स, अगेन वही क्वेश्चन है, अगेन वही क्वेश्चन है आपके पास कि रेट ऑफ डूइंग वर्क को आपने यूज करना है, और रेट ऑफ डूइंग वर्क को यूज करते हुए आपने क्वेश्चन बताना है कि जो है आपके पास किस तरह से जो है वो अगर वो नंबर ऑफ वर्कर्स को इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो कितने डेज लगेंगे। सो मैं क्वेश्चन आपके लिए रीड आउट कर देता हूं। सो इफ 15 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ टास्क इन 8 days, हाउ लॉन्ग विल इट टेक 20 वर्कर्स टू कंप्लीट द सेम टास्क, ठीक है। सो देखो, आप आपके पास क्वेश्चन में क्या है कि पहले का जो रिलेशनशिप गिवन है कि 15 लोग जो है वो 8 दिनों में काम करते हैं, 15 लोग जो हैं वो, ठीक है, काम कर रहे हैं 8 डेज में। अगर मैं 20 वर्कर्स कर दूंगा, अगला पार्ट क्या है, इफ 20 वर्कर्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज हुआ है, तो कॉमन सेंस की बात है, नंबर ऑफ डेज जो है दे विल बी डिक्रीज, राइट। देखिए इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, आपने इसका रिलेशनशिप समझना होता है कि जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है या रिलेशनशिप जो है वो इनका डायरेक्ट है। जब आप वर्कर्स इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ डेज आपके पास
रिड्यूस हो जाएंगे। तो ऐसे रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चन जो हैं अक्सर पेपर में आपके पास एग्जामिनर ने दिए हुए होते हैं। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, 15 लोग हैं 8 दिनों में काम कर रहे हैं, 20 लोग जो हैं वो कितने दिनों में काम करेंगे। सो 6 डेज इसका आंसर है। सॉल्व करवा देता हूँ कैसे है, ठीक है जी। सो अगर आप देखो ना, सो पहले जो वर्कर्स हैं वो 15 है, सो नंबर ऑफ वर्कर्स अर्लियर इज 15, मैं कर लेता हूँ। बाद में जो वर्कर्स हैं वो हो गए मेरे पास 20। सो वर्क तो उतना ही है ना, वर्क तो उतना ही है। अगर मैं वर्क निकालता हूँ, वर्क अगर मैं निकालता हूँ तो वर्क मेरे पास आएगा, वर्क मेरे पास आएगा 15 वर्कर्स हैं, 18 डेज हैं, तो टोटल वर्क है मेरे पास 15 × 8, वर्क की वैल्यू 15 × 8 आ गई। अब वर्कर्स बढ़ा दिए, अब वर्क कितने डेज में होगा, नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। सो वर्क मैंने कैसे निकाला है, वर्क मैंने निकाला है वर्कर्स, वर्कर को मैं डब्ल्यू के कर देता हूँ इनटू डेज करके निकाला है। सो वर्कर्स मेरे पास 15 है, डेज मेरे पास 8 है, तो अमाउंट ऑफ वर्क आ गई मेरे पास। चलिए इसको AW कर लेते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब वर्कर जो हैं, अमाउंट ऑफ वर्क तो उतना ही रहा ना, 15 × 8 ही रहा, मैंने खुद नहीं आगे सॉल्व किया। अब वर्कर जो हैं वो 20 हो गए हैं, तो नंबर ऑफ डेज कर लेते हैं ताकि एक ही दफा आप जो है ना, एक ही दफा आप जो है इसको, एक ही दफा आप जो है इसको ताकि सॉल्व जो है वो कर सको। सो 4 2 ज़ा आ जाएगा आपके पास 8, 4 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6 आ गया आपके पास। तो मैंने अगेन वही काम किया कि मैंने टोटल नंबर ऑफ वर्क निकाला, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क निकाली। वो कैसे आएगी, वर्कर इंटू डेज करके आएगी, डिवाइड कर दो उसको, तो आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के रिलेशनशिप से ही बच जाओगे। सो क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट का क्वेश्चन है अगेन। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 500 and it is sold at a profit of 20%, what is the selling price? मिलता जुलता क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन ऊपर मैंने आपको करवाया है लेक्चर में, फिर भी कर लेते हैं। देखो मैंने पहले भी बताया कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, वो होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सो सेलिंग प्राइस मैंने निकालनी है, कॉस्ट प्राइस गिवन है 500, ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ है, 20% हुआ है। सो मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी एक नंबर की आपने स्पेसिफिक परसेंटेज निकालनी हो तो आप उसको उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करा दो। सो 500 का 20% निकालोगे तो आप उसको 20% से मल्टीप्लाई करा दोगे। सो 20% से जब मल्टीप्लाई कराओगे तो नेक्स्ट स्टेप में परसेंटेज का साइन खत्म करने के लिए आप 100 से डिवाइड करोगे। दीज टू जीरोस विल गेट कैंसिल, दीज टू जीरोस, 5 2 इज 10 और एक ये जीरो आ गया 100। सो 100 रुपीज का प्रॉफिट है, यानी जो 20% प्रॉफिट है वो 100 रुपीज बनता है, तो सेलिंग प्राइस उसकी है 600 रुपीज, तो 600 विल बी द राइट आंसर हियर। सो किसी भी नंबर की एक स्पेसिफिक परसेंटेज निकालनी है, उसको उसी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करा दो। आगे आते हैं अगेन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाएंगे इंशाल्लाह। सो पूछा है आपसे कि 3 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लू बॉल्स हैं, 2 ग्रीन बॉल्स हैं। इफ अ बॉल इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम अ बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर रेड और ग्रीन। और है प्रोबेबिलिटीज ऐड होंगी, लेकिन कॉमन प्रोबेबिलिटी यहाँ पे नहीं है। अगेन वही फॉर्मूला लगेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बट दीज टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? बाबा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मीनिंग मैं ऊपर बता चुका हूँ। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट तब होंगे जब उनके बीच में कोई भी चीज कॉमन नहीं होगी, दोनों के जो सबसेट्स हैं उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। एक की प्रोबेबिलिटी दूसरे की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेगी। देखो या तो बॉल रेड होगी या ग्रीन होगी, कोई उनके बीच में कॉमन नहीं है। ऐसी बॉल नहीं है जो रेड भी हो और ग्रीन भी हो, ऐसी कोई कॉमन बॉल नहीं है। सो इसलिए ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 0 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालता हूँ, ए इवेंट क्या है, रेड होनी चाहिए बॉल। तो टोटल बॉल्स पहले निकाल लेते हैं। 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8, 8 + 2 10। सो टोटल बॉल्स हैं 10, इसमें से रेड बॉल्स कितनी है, 3 है, 3/10 आ गई प्रोबेबिलिटी रेड बॉल्स की। ब्लू 7, सॉरी ग्रीन बॉल्स निकालनी है। सो ग्रीन बॉल्स की प्रोबेबिलिटी, 2 ग्रीन बॉल है तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी है डैट इज 2/10। कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है, ये 0 हो गया। सो एलसीएम ले लूंगा, 5/10 आ जाएगा। 5/10 को मैं जब सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास 1/2 आ जाएगा। सो द राइट आंसर हियर इज 1/2। सो दिस वाज अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जिनमें देयर इज नो नथिंग कॉमन बिटवीन देम, ठीक है। सो द डिफरेंस बिटवीन the squares of two consecutive numbers is 35। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफरेंस निकालना है स्क्वायर ऑफ द कंसेक्टिव नंबर्स का। लेट से अगर एक नंबर x है तो अगला कंसेक्टिव नंबर x+1 होगा, उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस जो है वो 35 है। दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस, यानी इसका भी स्क्वायर हो रहा है, इसका भी स्क्वायर हो रहा है। इसका स्क्वायर करूंगा बच्चों तो क्या आएगा मेरे पास, x+1 का होल स्क्वायर, माइनस करूंगा x के स्क्वायर को इसमें से, आंसर है यानी दोनों के जो स्क्वायर्स का डिफरेंस है दैट इज 35। गिवन है पेपर में, पूछ रहा है नंबर क्या है।
ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ए प्लस बी होल स्केयर का फॉर्मूला ओपन हुआ है यहाँ पे, ठीक है, सिंपली विच इज ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। वन का स्केयर वन ही रहेगा, इसलिए मैंने वन लिख दिया। माइनस एक्स स्केयर इज इक्वल टू 35। सो एक्स स्केयर माइनस एक्स स्केयर कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 34 हो जाएगा, x आ जाएगा मेरे पास 17। ठीक है, ये वन जो था वहां पे जाके माइनस हुआ, 34 हुआ, 2 से फिर डिवाइड हुआ, x आ गया मेरे पास 17। सो पहला नंबर 17 है, तो अगला नंबर वन ऐड करके आएगा। जब वन उसमें आप ऐड करोगे तो द नंबर्स आर 17 एंड 18। ठीक है, तो नंबर जो है वो 17 और 18 आएंगे। सो वेरी पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स है, जहां पे भी इस तरह के सवाल आ सकते हैं। अच्छा जी, इफ कार कवर द डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर इन 3 आवर्स व्हाट इज द एवरेज स्पीड। इजी क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने बताया स्पीड वाला के क्वेश्चन होते हैं। स्पीड का फॉर्मूला आप सबको पता है। ठीक है, दैट इज डिस्टेंस बाय टाइम, बल्कि उसको करेक्टली लिख लेते हैं। ठीक है, द स्पीड वी अगर मैं डोनेट करूँ, दैट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सो यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है 180, टाइम गिवन है 3 आवर्स, डिवाइड कर लेंगे 60 आवर। तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन जो है वो चल रही है। समटाइम्स डिस्टेंस या स्पीड के क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको कहेगा कि एक गाड़ी ने पहले पहले 100 किलोमीटर इतनी स्पीड से किए, फिर नेक्स्ट इतने किलोमीटर इतनी स्पीड से किए, तो बताओ एवरेज स्पीड क्या है या क्या है। तो फिर आप क्या करोगे कि जो पहले की स्पीड होगी ना, ठीक है, वो आप पहले आप देखोगे कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। यानी अगर लेट से उसने 100 की स्पीड से चला है वो पहले 2 आवर्स में, ठीक है, वो एक सिनेरियो बता रहा हूँ समझाने के लिए, और बाद में वो चला है 50 की स्पीड से अगले 3 आवर्स के लिए लेट से। ठीक है, ट्रैक वहां पे खराब था, वहां पे लेट से वो 50 की स्पीड से चला था। तो सबसे पहले तो आप टोटल डिस्टेंस निकालोगे ना। अगर पहले एक घंटे में वो 100 की स्पीड से चला है और 2 आवर्स के लिए कंसेक्टिवली चला है, तो डिस्टेंस आएगा 200। फिर वो चला है विद द स्पीड ऑफ 50 फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स। सो 50 को 3 से करोगे तो 150 आ जाएगा। तो पहले 2 घंटों में उसने 200 किलोमीटर कवर करे, अगले उसमें उसने 50 किलोमीटर की स्पीड से चला था, तो 150 किलोमीटर कवर करे। अब एवरेज कैसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम वो चला है 2 आवर्स पहले, 3 आवर्स बाद में 5 आवर्स। तो फिर आप इसको 350 को 5 से डिवाइड कर लोगे तो 70 किलोमीटर पर आवर वहां पे स्पीड आ जाएगी। तो ये भी एक सिनेरियो बता दिया जो कि पेपर ओरिएंटेड है या पेपर के अंदर जो है वो आ सकता है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, जहाँ पे भी क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स होगा, आपके पास इस तरह की रेलिवेंट चीजें जो हैं वो पेपर के अंदर जो है वो होंगी। ठीक है जी। Like, comment, and subscribe.